काम करने के बाद वे सभी सेठ हरिदास के यहाँ पर जाते हैं और अपनी पगार मांगने लगते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है और मैंने बहुत काम किया है। हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसों की तंगी है। खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोपालपुर नामक एक बहुत ही सुंदर गांव हुआ करता था। वो गांव बहुत ही सुंदर था। उसी गांव में एक सब्जी वाला रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। वो बहुत मेहनत करता था। वो हमेशा अपने काम से खुश और सुखी रहता था। उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। मोहन सेठ हरिदास के यहाँ सब्जी तोड़ने का काम करता था और सब्जी के बदले में सेठ हरिदास मोहन को पैसे देता था, जिससे मोहन और उसके पूरे परिवार का जीवन व्यतीत होता था। गीता, मैं काम पर जा रहा हूँ। आज बहुत देर हो गई है। आज देर से उठा हूँ और आज तो सेठ ने समय पर आने के लिए कहा था, इसलिए आज तुम बच्चों को स्कूल छोड़ाना। जी, स्कूल तो मैं छोड़ूंगी, लेकिन हरी 2 दिन से कह रहे हैं कि उनकी टीचर उनसे स्कूल की फीस मंगा रही हैं और उनके पेपर भी नजदीक आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रही थी कि इनकी फीस जमा करवा देते हैं। हाँ, तो जाकर दे आओ ना स्कूल की फीस। फीस जमा करवाना तो जरूरी है। अजी, कहाँ से दूं? आप जो पगार लाते हैं उसमें मुश्किल से तो घर चल पाता है। अब उतने से पैसों में मैं स्कूल की फीस का इंतजाम कैसे करूं? अजी, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देती हूँ। आप सेठ हरिदास जी से पगार बढ़ने की बात कीजिए। दिन पर दिन खर्च बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर खाने का सामान लेने निकलो तो हर खाने की चीज के दाम आसमान छू रहे हैं। और बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, घर का खर्चा, इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? हम तो गरीब ही रह जाएंगे। ठीक है, मैं आज ही सेठ जी से थोड़ी सी पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। कुछ न कुछ तो हल करना ही होगा। ये कहकर मोहन सेठ हरिदास के घर की ओर निकल जाता है। रहते हैं जो उसके साथ ही सेठ जी के यहाँ पर काम करते थे। वो लोग आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ हरिदास कुछ ना कुछ लोचा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने हरिदास जी से 300 रुपए लिए थे उनका ब्याज बढ़कर 1100 रुपए हो गया है, इसीलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1100 रुपए काट रहा हूँ। हाँ भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये हरिदास सेठ एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। मेरी भी उसने तनख्वाह काट ली थी। वो कहता है कि मैंने उसको गंदी सब्जियां दी हैं। एक तो 2 गुना काम ले लेता है और पूरे पैसे भी नहीं देता। ये तो अन्याय है। हाँ भाई, पिछली बार मेरी भी सेठ जी ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टी ली थी जब मेरी बिटिया बहुत बीमार थी और हमारे पड़ोस में शादी थी। इस हरिदास ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी पूरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है और घर का खर्च करने के लिए भी पैसे चाहिए। ये कहकर सभी सब्जी वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। काम करने के बाद वे सभी सेठ हरिदास के यहाँ पर जाते हैं और अपनी पगार मांगने लगते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है और मैंने बहुत काम किया है। हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। मेरे घर में बहुत ज्यादा पैसों की तंगी है। खर्च के लिए भी पैसे नहीं हैं। देखो भाइयों, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। अभी माल नहीं बिका है, कोई खरीदार ही नहीं है। सारा माल गोदाम में ही पड़ा है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। घर का भी सामान लाना है, बच्चों की फीस भरनी है। ये सब कहाँ से करेंगे? अरे मैंने कहा तो सही, 1-2 दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं। चलो जाओ यहाँ से और अपना काम शुरू करने लगो। सभी सब्जी वाले निराश मन से अपने अपने घर में वापस आ जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितना पगार मिला है? बच्चों की फीस भी भरनी है और घर का राशन भी लगभग खत्म हो चुका है। वो भी बाजार से लेकर आना है।
गीता, अभी कोई पगार नहीं मिली है। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। अभी पैसे नहीं हैं उनके पास। पगार नहीं मिली? इनके टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दे दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो अपने बच्चों को घर पर बिठा लेना। और हाँ, घर का राशन कैसे लेंगे? अब बताओ मैं क्या करूं? मैं भी क्या करूं गीता, ये सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। अब हम तो इंतजार के सिवाय कुछ भी नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं, शायद सेठ पैसे दे दे तो हम फीस दे देंगे। इंतजार करते करते ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन बाद अगली सुबह हरिदास सेठ अपने सभी मजदूरों को अपनी हवेली से पगार देता है। अरे ये ले अपने इस महीने की पगार। सेठ जी, ये तो बस 1000 है। मैंने तो इस महीने 2000 तक का काम किया है, तो फिर इतने कम पैसे क्यों? हाँ, काम तो किया है, लेकिन तूने 1-1 घंटे आराम भी तो किया है। ये पैसे सराम के काटे हैं, ऐसे ही थोड़ी बिना वजह काट लेंगे। पर सेठ जी, आपने तो कहा था 8 घंटे काम के महीने में 2000 मिलेंगे, और मैं तो 8 घंटे काम किया और 1 घंटा आराम किया। देख, मुझे ज्यादा हिसाब किताब मत समझा। ये 1000 रख अगर चाहिए तो, और अगर नहीं चाहिए तो कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। वो चुपचाप वो पैसे रख लेता है। मोहन, ये लो तुम्हारे 2000 रुपए, और इस महीने का अपना हिसाब किताब बराबर हुआ। पर सेठ जी, 2000 रुपए क्यों? मेरे तो पूरे 3000 रुपए बनते हैं। मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं की और ना ही कोई आराम। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है, और वो भी पूरी ईमानदारी के साथ। हाँ, समय पर तो किया है, पर इस समय बाजार में सब्जियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से तुम्हें भी पगार कम मिलेगी जब तक सब्जियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2000 रुपए में मैं कैसे घर चलाऊंगा? बच्चों की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, कृपया करके आप इस बार पूरे पैसे दे दीजिए। 2000 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। मैं 3000 रुपए नहीं दे सकता तुझे। बेचारे मोहन के पास उन पैसों को लेने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। उसने दुखी मन के साथ वो पैसे ले लिए। अरे भाई, ये हरिदास सेठ एक नंबर का बेईमान है। सारे पैसे अपने जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि सब्जियों के दाम कम हो गए हैं। देख लेना, एक ना एक दिन हम गरीबों की इसको जरूर हाई लगेगी। नहीं भाई जी, ऐसे नहीं कहते। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। उनके बिना हम कहाँ काम करेंगे? अरे काहे का अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देता नहीं। पूरे महीने मेहनत करके भी क्या मिलते हैं? बस ये 1000 रुपए। इसमें घर खर्च कैसे चलाएं? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। हमें तो गरीब ही मरना पड़ेगा। अरे लेकिन भाई, हम कर भी क्या सकते हैं? मोहन, हमें सब्जी तोड़ने के अलावा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई धंधा करना भी चाहें तो इतने हमारे पास पैसे ही नहीं है धंधा चालू करने के लिए। अब जो भी हो, हमारा तो सिर्फ हरिदास सेठ ही सहारा है। उनके बिना तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल है। वो सभी कुछ देर बात करने के बाद दुखी मन के साथ अपने अपने घरों की ओर निकल पड़ते हैं। जी आ गए आप? कितनी पगार मिली है? जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दो। मुझे बच्चों की स्कूल की फीस भी देनी है। गीता, इस बार सेठ जी ने सिर्फ 2000 रुपए ही दिए हैं। अभी बाजार में सब्जियों के दाम सस्ते हैं। सेठ ने कहा जब दाम बढ़ेंगे तो मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। सिर्फ 2000 रुपए? इतने में कैसे घर चलाएंगे? बच्चों की फीस नहीं 1000 रुपए निकल जाएंगे। फिर 1000 रुपए में क्या क्या करेंगे? अब मैं क्या कहूँ गीता, अब तुम्हें इसी में ही गुजारा करना पड़ेगा। तुम सबसे पहले बच्चों के स्कूल की फीस भर देना, इसके बाद बाकी का मैं देखता हूँ। अजी, आप क्या देख लोगे? सेठ जी से पूरे पैसे तो मांगे नहीं गए आपसे, और बात करते हो। नहीं गीता, मैंने सेठ जी से पैसों के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा ये लेना हो तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ लो। मैं सोच रहा हूँ कि मैं सब्जी तोड़ने के बाद कहीं और काम ढूंढ लूँ। सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद मैं दूसरी जगह पर भी काम करूंगा। इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी और घर का गुजारा भी होने लगेगा। आज ही मैं सेठ जी के यहाँ काम करने के बाद दूसरी जगह पर काम ढूंढने जाऊंगा।
इतना कहकर मोहन काम पर निकल जाता है और जैसा कि मोहन ने कहा था, उसने दिन भर हरिदास सेठ के यहाँ पर काम किया और काम खत्म होने के बाद वो काम ढूंढने के लिए बाजार में निकल गया। सेठ जी, क्या मुझे कुछ काम मिल सकता है? आपका किसी भी प्रकार का काम करने के लिए मैं तैयार हूँ। फिलहाल मुझे पैसों की बहुत आवश्यकता है। क्या मेरे करने लायक काम है आपके पास? अरे नहीं भैया, अभी तो कोई काम नहीं है। जब आवश्यकता होगी तब मैं तुम्हें बता दूंगा। अभी तो धंधे में मंदा चल रहा है, कमाई नहीं हो रही कुछ खास। मोहन ने हर एक दुकान पर जाकर काम मांगा, लेकिन उसे सिवाय निराशा के कुछ भी नहीं मिला। वो जिस भी दुकान पर जाता वहां पर काम नहीं मिलता और जहां पर काम मिलता वहां पर मोहन काम करने में सक्षम नहीं था। मोहन को कोई काम ना मिलने की वजह से वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार का गुजारा कैसे करेगा। चलते चलते मोहन को सामने एक पेड़ दिखाई देता है जो उसने पहले वहां पर कभी नहीं देखा था। वो पेड़ को देखकर चौंक जाता है और वो उसके नीचे जाकर बैठ जाता है। दिन लगभग ढल चुका था। मोहन वहीं पर बैठा अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे कोई और दूसरा काम नहीं मिल रहा है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि कोई और दूसरा काम शुरू कर सकूं। बच्चों की फीस और घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल हो रहा है। कृपया आप मेरी कुछ मदद करें। वो बहुत निराश हो जाता है। तभी मोहन की नज़र सामने पड़ी टोकरी पर गई। वो टोकरी को उठाने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही उसने उसको हाथ लगाया वैसे ही किसी की आवाज आई। वहां पर पुराने जमाने के राजा जैसे एक व्यक्ति आता है। रुक जाओ मोहन, ये तुम क्या कर रहे हो? इसे छूने की कोशिश मत करो। अरे मोहन, तुम यहाँ पर मेरे पेड़ के पास क्या कर रहे हो? और तुम मेरे पेड़ के नीचे कैसे बैठ सकते हो? मुझे माफ करना, मैं यहाँ पर गलती से आ गया हूँ। मुझे नहीं पता था कि ये पेड़ आपका है। कृपया मुझे जाने दो। मोहन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मेरी नजर जिस पर भी पड़ जाती है मैं उसका इतिहास खुली आंखों से देख सकता हूँ। पर आप कौन हैं और पुराने राजा के जैसे क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप अपना परिचय दीजिए। कौन है आप? मैं एक राजा हूँ और मैं कई सालों से इस पेड़ की रक्षा कर रहा हूँ। ये पेड़ मेरे पूर्वजों का है। इस पेड़ के पास सिर्फ वही इंसान बैठ सकता है जिसका मन बिल्कुल पवित्र हो। अगर तुम अपवित्र होते तो इस पेड़ के नीचे कभी नहीं बैठ पाते। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस पेड़ के नीचे बैठ पाए और इस टोकरी को छू पाए। अब तुमने इस टोकरी को छुआ है तो ये टोकरी तुम्हारी हुई। नहीं, मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए। मैं तो बस उसको देख रहा था। डरो मत मोहन, तुम ये टोकरी ले जाओ। ये कोई साधारण टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है। जादुई टोकरी? क्या ये वही जादुई टोकरी है जिसके बारे में हमारी दादी कहानी सुनाया करती थी कि किसी गांव में एक जादुई टोकरी हुआ करती थी और वो सबकी इच्छाएं पूरी करती थी? हाँ मोहन, ये वही जादुई टोकरी है। अब तुम इस टोकरी के मालिक हो। तुम इसके इस्तेमाल से अपनी स्थिति सुधार सकते हो। तुम इस टोकरी में जो भी चीज एक बार डालोगे वो बार बार मिलेगी और तुम अपनी जिंदगी अच्छी तरह व्यतीत कर पाओगे। धन्यवाद राजा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, मुझे तुम्हारा करना चाहिए। तुमने मुझे मुक्त कर दिया। मोहन टोकरी को लेकर घर आ जाता है और वो अपनी पत्नी को टोकरी दिखाता है। गीता, ये देखो, ये मैं क्या लाया हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या है तब तुम खुश हो जाओगी। ये क्या लेकर आए हो आप? ये तो बस एक टोकरी है। सबसे पहले ये बताइए, आप तो काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं, कोई दूसरा काम नहीं मिला। अरे गीता, पहले मेरी बात तो सुनो। ये कोई ऐसी वैसी टोकरी नहीं है, बल्कि ये एक जादुई टोकरी है जो मुझे राजा ने दी है। मोहन गीता को वो सारी घटना के बारे में बताता है। जो जो उसके साथ घटा वो सब उसने गीता को बताया। अच्छा, तो आपका ये कहना है कि इस टोकरी में हमें कोई ऐसी वस्तु डालनी होगी जिसकी हमें सबसे ज्यादा आवश्यकता है। लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु है जो हम इसमें डालें?
हाँ गीता, हमें सोच समझकर ही इसमें कोई चीज डालनी होगी। मोहन थोड़ी देर सोचता है, फिर उसका ध्यान उन सब्जियों पर जाता है जो उसने गीता को संभाल कर रखने को दी थीं। गीता, तुम्हें याद है एक बार मैं जंगलों में फल सब्जियां तोड़ने गया था तो मुझे बहुत सारियां सब्जियां मिली थीं और वो मैंने तुम्हें लाकर दे दी थीं। हाँ दी तो थी, लेकिन उन सब्जियों से क्या होगा? पता करने के लिए तुम सब्जियों को ले आओ, हम उनको ही इसमें डालेंगे और उन सब्जियों से अपना व्यापार शुरू करेंगे। गीता तुरंत ही उन सब्जियों में से एक सब्जी लेकर आती है और उस सब्जी को उस टोकरी में डाल देती है और देखते ही देखते उसमें बहुत सारी सब्जियां आ जाती हैं। अरे ये तो सच में एक जादुई टोकरी है, इसमें तो सचमुच बहुत सारी सब्जियां आ गई हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, ये एक जादुई टोकरी है और ये मुझे उस राजा ने ईमानदार समझकर दी है। आप एक काम क्यों नहीं करते? इन सब्जियों को बाजार में जाकर बेच दो और जो पैसे मिलेंगे उनसे हम घर का राशन खरीद लेंगे। ठीक है, तो अब मैं इन सभी सब्जियों को ले जाकर बाजार में बेच दूंगा और इनसे जो पैसा आएगा उसमें हमारा गुजारा तो हो ही जाएगा। मोहन तुरंत ही सब्जियों को बेचने के लिए बाजार में आ जाता है और वो सब्जियों को बहुत ही कम दामों में बेचता है। देखते ही देखते उसके आसपास बहुत सारी भीड़ जमा हो जाती है और उसकी सब्जियां बिक जाती हैं। ये देखो गीता, उन सब्जियों को बेचकर मुझे कितने पैसे मिले हैं। ये लो कुछ पैसे, जिससे तुम हरी और उसकी बहन की स्कूल की फीस भर देना। अच्छा तो गीता, मैं अभी काम पर जाता हूँ, मुझे देर हो रही है। अजी, अब तो आपके पास ये जादुई टोकरी है, तो अब आपको उस लालची सेठ हरिदास के यहाँ काम करने की क्या आवश्यकता है? हाँ गीता, मैं सेठ हरिदास जी के यहाँ पर नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो वहाँ पर काम कर रहे मजदूरों को ये खुशखबरी देने जा रहा हूँ, क्योंकि सेठ हरिदास जी से सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि वो सभी सब्जी वाले भी परेशान थे। इसीलिए अगर मेरा भला हो रहा है तो क्यों ना मैं उन सभी का भला करूं। और वैसे भी वो सभी मेरे दोस्त बन चुके हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ आप इस काम में उनको भी अपने साथ रख लो। एक साथ काम करने में हम सबका भला ही होगा। मोहन सभी सब्जी वालों के पास जाकर ये सब सच बता देता है और सभी बहुत खुश हो जाते हैं। उन सबको पैसे देकर वो घर वापस आ जाता है और दोनों पति पत्नी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। लोग सेठ के पास काम करना बंद कर देते हैं और इसकी वजह से सेठ का व्यापार घाटे में जाने लगता है और उस बैंक का कर्ज चुकता नहीं होता और उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है और उसे अपने किए का फल मिलता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी का हक नहीं मारना चाहिए और हक मारने से हमें उसका फल मिलता ही मिलता है।